नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बिश्नोई। आज लैब असिस्टेंट 2022 का केमिस्ट्री का 28 जून को पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रश्न नंबर 61 एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका ऑक्साइड क्या होगा। तत्व परमाणु क्रमांक 11 वाला सोडियम परमाणु होता है और सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का। या एस ब्लॉक के लगभग जो ऑक्साइड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो 61 नंबर का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी। प्रश्न नंबर 62 एक रिएक्शन दी गई है और इसमें बाईं तरफ स्थापित होने के लिए आपको दाब व ताप का पूछा है। ये रिएक्शन बताइए एक्जोथर्मिक रिएक्शन है और एक्जोथर्मिक रिएक्शन का जो के होता है वो टी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि के बढ़ाएंगे तो टी कम होगा और टी बढ़ाएंगे तो के कम होगा। और उसके बाद में उसने क्या पूछा है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको रिएक्शन को स्थानांतरण करनी है तो दाब बढ़ाएंगे तो बताइए इसमें क्या है, क्रियाकार के ज़्यादा मोल है और रिएक्टेंट के उत्पाद के क्या है, कम मोल है। तो बताइए रिएक्शन का अगर दाब बढ़ाते तो किधर जाती, प्रोडक्ट की ओर। तो दाब कम करेंगे तो किधर आएगी, रिएक्टेंट की ओर, मतलब कि बाईं ओर। मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, दाब तो कम करना पड़ेगा और ताप क्या करना, बढ़ाना पड़ेगा। आंसर देखिए इसके अंदर दाब कम करना और ताप बढ़ाना, दाब घटाना और ताप बढ़ाना। आंसर इज ए। प्रश्न नंबर 63 क्लोरीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई गई है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूछी गई है। क्लोरीन की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो Cl2NaOH और इसका निर्माण होता है NaCl प्लस NaClO3। तो बताइए Cl की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 से किधर जा रही है, एक तो -1 के अंदर और एक 0 से +5 के अंदर। तो बताइए -1 से +5 कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। उसका अंदर प्रश्न नंबर 64 फोर्थ कोर्स में कुल कक्षकों की संख्या पूछी गई है। 4S 4P 4D और 4F होते हैं, ये अलग अलग क्या होते हैं फोर्थ कोर्स के अंदर। तो इसके कक्षक पूछे हैं तो बताइए S के अंदर 1 होता है, P के अंदर कक्षक कितने होते हैं 3, D के अंदर 5 और F के अंदर कितने 7। तो बताइए टोटल कितने आ जाएंगे 16। तो आंसर कितना आ जाएगा बी। प्रश्न नंबर 65 नॉर्मलता मोलरता को उसने ए व बी माना है और उसके बाद में उसने संबंध पूछा है। बताइए जो नॉर्मलता होती हैं वो क्या होता है, W/E/VS और ऊपर 1000। ऐसे जो मोलरता का फॉर्मूला होता है उसके अंदर W/mW और VS × 1000। अब बताइए जो नॉर्मलता व मोलरता को अलग अलग दोनों को साथ रखने पे क्या आएगा, N बराबर mW/E। अब बताइए N को क्या माना है, नॉर्मलता को उसने A और मोलरता को क्या माना है B, W/E। तो बताइए इसका सेट कौन सा होगा, आंसर नंबर बी। प्रश्न नंबर 66 PV बराबर nRT का अनुसरण करता है। PV बराबर nRT एक आदर्श गैस समीकरण है जो समतापीय, समतापीय, रुद्धोष्म प्रक्रम या समायतनिक प्रक्रम सभी प्रक्रम में लागू होती हैं। तो बताइए आंसर क्या आ जाएगा, समतापीय, रुद्धोष्म प्रक्रम। तो ए व बी दोनों, मतलब सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद में 70 नंबर प्रश्न देखिए, एल्काइन को एल्कीन में परिवर्तन करने के लिए एक अभिकर्मक, लिंडा का अभिकर्मक PD और H2। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। प्रश्न नंबर 69 के अंदर GI पूछिए, ज्यामिति की संभाव्यता नहीं होगी। नहीं बताइए किसके अंदर होगी, जब भी कोई डबल बॉन्ड कार्बन हो उस पर दोनों वैलेंसी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। जैसे एक कार्बन पे AB हैं तो दूसरे पे XY हैं, ये दोनों अलग अलग होनी चाहिए। और बताइए इसके अंदर ऐसा कौन सा आंसर है, डी। देखिए डी पे क्या है, एक कार्बन पे दोनों CH3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए। तो बताइए क्या आ गया, सेम सेम। और सेम सेम आने पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब इसके अंदर GI नहीं है, तो यही तो पूछा है GI किसके अंदर नहीं है, डी के अंदर नहीं है। 68 में श्यांता पूछिए, श्यांता सबसे ज़्यादा बताइए किसकी है, एसीटोन से ज़्यादा अल्कोहल व जल की हैं, उससे ज़्यादा ग्लिसरॉल की है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, बी। सबसे प्रबल युग्मी क्षार, बताइए अम्ल का क्या होता है, युग्मी क्षार होता है, और क्षार का क्या होता है, युग्मी अम्ल होता है। अगर बताइए अम्ल दुर्बल होगा तो उसका जो क्षार होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। और जो क्षार है अगर वो दुर्बल होगा तो उसका जो युग्मी होगा वो हमेशा क्या होता है, प्रबल होता है। मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसने क्या पूछा है, सबसे प्रबल युग्मी क्षार पूछा है। बताइए युग्मी क्षार प्रबल कब होगा,
जब उसका अम्ल क्या होगा, दुर्बल। और इनमें चारों में से अम्ल बताइए कौन सा दुर्बल है। HNO3 एक प्रबल अम्ल है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है, HCl एक प्रबल अम्ल था, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है या दुर्बल अम्ल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। 67 का आंसर क्या होगा, डी। प्रश्न नंबर 71, पेंटेन की संरचनात्मक समायोजकता पूछी है। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। तो पेंटेन की 3 संरचनात्मक समायोजकता बनती है जो आप देख सकते हो यहाँ पे। एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसो और एक न्यू पेंटेन। तो आंसर क्या हो जाएगा 71 का 3 या ए। निम्न में से कौन सा एल्कोहल तृतीय प्रकृति का, मतलब ऐसा कार्बन जिसपे 3 क्या हो, आर जुड़े हो, तो बताइए वो कौन सा हो जाएगा, तृतीय एल्कोहल। फर्स्ट के अंदर 1, सेकंड के अंदर 2 और सी के अंदर बताइए कितने जुड़े हैं, 3 आर जुड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तृतीय प्रकृति का। उसके अंदर 73 देखिए, निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन का है। एल्काइन का सूत्र वो होता है जिसमें कार्बन का डबल में से 2 क्या होते हैं, कम होते हैं। बताइए फर्स्ट के अंदर C5H10 मतलब डबल हैं, सी के अंदर देखिए 3 8 मतलब कि 2 क्या, बी के अंदर देखिए पहले 5 का डबल क्या होता है 10 में 2 जोड़े ज़्यादा है, और डी में क्या हो जाएगा 2 कम हो रहे हैं, मतलब कि 4 का 8 में 2 6 मतलब क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए, हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन को द्रवित करना आसान है क्योंकि इसका जो क्रांतिक ताप व्युत्क्रमण ताप होता है वो दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, क्रांतिक ताप उच्च और व्युत्क्रमण ताप भी उच्च, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा सी। AgI की विलेयता NaI विलीन में शुद्ध जल से कम होती है। कम होने का कारण इसको पूछा, तो बताइए Ag जब टूटेगा तो AgI की विलेयता Ni, जब Ag टूटेगा तो किस में बनाएगा, Ag+I, और इधर देखिए क्या बनाएगा Na प्लस और क्या बनाएगा I नेगेटिव। बताइए I दोनों क्या हैं, सम आयनन प्रभाव के कारण जो उसका वियोजन होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है Agi का। तो बताइए इसका कारण क्या हो जाएगा, सम आयनन प्रभाव, मतलब कि बी। ओपोनियम नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करता है जिसका N+L का मान क्या होता है, कम होता है, और धीरे धीरे जिसके अंदर N+L का मान कम है उसके बाद N+L का मान ज़्यादा वाले में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो N+L का मान जिसमें कम होगा उसमें क्या होता है, पहले प्रवेश करता है। उसने पूछा पहले किस में प्रवेश करेगा, तो जिसका N+L का मान क्या हो, कम हो। 74 का डी। उसके बाद में 77 देखिए, एक विशेष सरल गुण में सिंपल क्यूबिक सेल दे रखी है, उसका परिवर्तन किस में हो रहा है, बॉडी क्यूबिक सेल के अंदर। बताइए सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर नंबर ऑफ कितने होते हैं, 1, और इसके अंदर परमाणु की संख्या BCC के अंदर कितने परमाणु की संख्या होती है, 4। तो बताइए परमाणु की संख्या घट रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है। जब भी परमाणु की संख्या बढ़ती है तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि घनत्व क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट। 78 देखिए, निम्न में से किसका प्राशन दाब उच्च होगा। प्राशन दाब क्या होता है, एक अणु संख्या गुणधर्म और अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब कि पाई किस पे निर्भर करेगा, आई पे, वियोजन गुणांक पे। आई बताइए सबसे ज़्यादा किसका है, NaCl का कितना होता है, अगर पूर्णतः वियोजित हो तो 2। यूरिया का कितना होता है, 1, वियोजित नहीं होता। ग्लूकोज का भी कितना होता है, 1। BaCl2 बताइए जब पूर्णतः टूटेगा तो कितने बनाएगा अणु, 3 बनाएगा। तो 3 बनाएगा तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर परमाणु है, 3। तो बताइए सी आ जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार घटता है। लेफ्ट टू राइट जब भी पीरियोडिक टेबल के अंदर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक घटने का जो कारण होता है वो होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। आकर्षण बल का मान बढ़ता है जिसके कारण बताइए इसका जो आकर्षण बल होता है वो बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा, जिसके कारण परमाणु का जो साइज होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। एल्केन का क्लोरीनीकरण उदाहरण है। बताइए एल्केन का जो क्लोरीनीकरण होता है वो HNU मतलब कि अल्ट्रावायलेट किरणें, प्रकाश की किरणों के साथ में होता है। तो इसकी प्रेजेंस में होने के कारण ये जो रिएक्शन होती है वो किसकी अवस्था में होती है, मुक्त मूलक रिएक्शन होती है। क्या होती है, मुक्त मूलक, मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सी आ जाएगा इसका आंसर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित, जब भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन सहित होता है तो ये इसका जो
आंसर होता है वो क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण ही होता है, सिग्मा सहित। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद में प्रश्न में पूछा है आपको, क्या पूछा है, साम्य स्थिरांक मतलब केसी पूछा है। केसी होता है प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट या उत्पाद अपोन क्रियाकारक। उत्पाद की सांद्रता और क्रियाकारक की सांद्रता को आपको रखना है। उत्पाद क्या है, HI। बताइए जब HI को रखेंगे तो क्या आएगी, HI की स्क्वायर, HI की होल स्क्वायर, नीचे क्या है H2 और I2। तो ये जो है वो क्या है, एक केसी। तो बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट। सारे धातु के आयनन एंथैल्पी मतलब कि क्या पूछा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है। तो बताइए जब भी क्षारीय धातु दे रखा है S ब्लॉक है, जब भी इस ऊपर से नीचे जाते हैं तो बताइए क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर क्या दे रखा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। बताइए ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगी, घटेगी। तो सबसे पहले कौन आएगा, लिथियम, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबीडियम, मतलब क्या आ जाएगा, डी इज करेक्ट। इसके बाद प्रश्न नंबर 84 देखिए, वर्ग 14 के तत्वों में से चतुस्योंधी स्पीसीज की उसकी ऑक्सीकारक क्षमता पूछिए। बताइए अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो पी ब्लॉक के तत्व है उनके नीचे वाली जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है, निम्नतम स्थायी होती है। मतलब 4 नहीं 2 स्थायी हो गई। बताइए जब क्या होगा, 4 से 2 में जाएगा तो खुद क्या होंगे, अपचयित होंगे। अगर खुद अपचयित होंगे तो इसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सीकारक प्रवृत्ति या ऑक्सीडेशन पावर क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीचे वाला सबसे पहले, उसके बाद में मतलब नीचे वाला पीबी की सबसे ज़्यादा, उसके बाद में एसएन की कम, उसके बाद में जीए की उससे कम। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, देखिए आंसर पीबी की। पीबी सबसे ज़्यादा है, जी उसके बाद में एसएन है, उसके बाद में पीबी। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इसके आंसर निकाले जाते हैं। ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है अगर आपने पहले पढ़ा हो तो। डी ब्लॉक में इसका उल्टा और नीचे वाली उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी रहती है और पी ब्लॉक के अंदर निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था। उसके बाद 85 में देखिए, निम्न में से किस स्पीसीज की उच्चतम ई है। बताइए उच्चतम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइए, नेगेटिव से तो क्या है, पॉजिटिव की ज़्यादा, और पॉजिटिव से भी ज़्यादा किसकी होगी, इसमें क्या दे रखा है Na+। तो बताइए सबसे ज़्यादा किसकी होगी, डी की। उसके बाद गैसीय साम्य के लिए केपी और केसी का आपको इक्वेशन पूछिएगा। केपी बराबर केसी आरटी की डेल्टा एनजी होता है। तो बताइए केपी बराबर केसी आरटी की डेल्टा एनजी कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। उसके बाद 87 देखिए, निम्न में से कौन सा बफर होगा। बफर विलयन जब भी होता है वो वीक तथा वीक का कॉन्जुगेट होता है। वीक मतलब कि वीक वो बेस हो सकता है, वीक बेस का कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड होता है, या वीक एसिड का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसमें पहला आंसर देखिए HCl। HCl क्या एक प्रबल है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड NaOH, ये भी एक प्रबल क्षार है। तीसरा QH, ये भी एक प्रबल क्षार है। मतलब प्रबल तो होगा ही नहीं, पहले वीक होता है उसके बाद उसका कॉन्जुगेट, मतलब आंसर इज डी। निम्न से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंग बताइए क्या होता है, RMIVUXCC। ये एक इसका फॉर्मूला होता है, मतलब रेडियो, माइक्रो इंफ्रा विजिबल, एक्सरे, गामा और कॉस्मिक। बताइए इसमें से बीटा सेल होती है, बीटा तरंगे होती है क्या, नहीं होती। मतलब बीटा इस क्या हो गया, आंसर हो जाएगा इसका। निम्न से कौन सा राउडी में से सकारात्मक विचलन नहीं देगा। पॉजिटिव कौन सा नहीं दर्शाता। बेंजीन के साथ जब भी क्लोरोफॉर्म आ जाता है वो एक पॉजिटिव नहीं नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज करेक्ट। किस तरह के दोष में अंतराकाशीय स्थान में धनात्मक आवेश की उपस्थिति है। धनात्मक आवेश बताइए किसके अंदर होता है, धनात्मक होता है फ्रैंकल के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। यही सेम क्वेश्चन आया था 29 जून को। B2H6 का बारे में पूछा है। B2H की संरचना क्या होती है, B2H6। बताइए क्या होता है, 2 ब्रिज बॉन्ड होते हैं और 2 क्या होते हैं, 4 अलग अलग हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो बताइए इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसने दे रखा है कि बोरोन परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े होते हैं। बताइए 2 ब्रिज सेतु के द्वारा क्या जुड़े होते हैं, 2 परमाणु बोरोन के। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट।